दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें यूके से ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने और फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है बिलाल बलोच ने। दोनों ही जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच बिलाल और थैंक यू सो मच जैन, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। थैंक यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, एक नई जंग का आगाज हो चुका है। इससे पहले हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड में एक हलचल थी जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था और जंग जारी थी। और उसके बाद एक बड़ा ही जबरदस्त इनिशिएटिव लिया गया, सीज फायर हुआ, दोनों कंट्रीज के दरमियान अमन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और जंग का आगाज होता है जिसमें अमेरिका ने ईरान पर जो है उस पर हमला किया। इसकी बैकग्राउंड जानेंगे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो किसके साथ हैं और अभी तक सब साइलेंट क्यों हैं। अमेरिका का क्या इन्फ्लुएंस है इस्लामिक कंट्रीज पर, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो जैन, आपसे आगाज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ईरान पर हमला हुआ, ईरान आपको लगता है रिटेलिएट करेगा और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, और पाकिस्तान का क्या स्टांस है, बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। नहीं देखें, रिटेलिएशन की जहां तक बात है वो तो ईरान ऑलरेडी कर रहा है। यानी अभी जो ये जंग है, मेन इशू इसमें ये हुआ है कि जंग तो पहले से जारी है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह से जो है वो इसराइल हमले कर रहा था, ईरान जवाबी हमले कर रहा था, या फिर अगर ईरान हमला करता था तो इसराइल की तरफ से जवाबी हमला होता था। तो ये जंग तो एक काफी टाइम से अब जारी है। लेकिन मेन इशू जो अब इस जंग में जो बढ़ोतरी हुई है, या जो आप कह सकते हैं कि जंग का जो वसी हुआ पैमाना, उसमें ये हुआ है कि अमेरिका की एंट्री हुई है। यानी अमेरिका ने जो अपने B2 बम्बार जो जेट्स हैं, उनके जरिए से जो बंकर बस्टर फेंके हैं वहां पर फर्दों पर, तो उससे जो है ये जंग अब मजीद वसी हो गई है, ये फैल गई है। यानी ये अब दो मुल्कों की बामी जंग नहीं रही, बल्कि ये एक ट्रायंगल कह लें, या फिर उसके साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई और कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि काफी सारी कंट्रीज के स्टेक जुड़े हुए हैं। देखिए, अब इसराइल के सपोर्ट में अगर अमेरिका इतना खुल के आएगा, और आपको पता हो शायद नहीं, ये ट्रेडिशन तोड़ी है ट्रंप ने कि कांग्रेस से मंजूरी के बगैर उन्होंने ये हमला किया है। वैसे पहले ऐसे होता था, यानी अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कहीं भी अगर अमेरिका ने, चाहे उन्होंने अफगानिस्तान में फौजें उतारनी थी, चाहे वो वियतनाम में था, चाहे जहां पे भी दुनिया में इराक वॉर थी, उसके लिए कांग्रेस से मंजूरी होती थी। पहले माइंडसेट किया जाता था वहां के वोटर सपोर्टर्स का, लोगों को पता होता था। क्योंकि देखें, अगर यहाँ पे अगर ये एटलीस्ट 4 से 5 अरब डॉलर का ये खर्चा हुआ है, तो उसके पीछे ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है, जो अमेरिकन टैक्स पेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर उनसे ही कंसेंसस नहीं किया गया, और पार्लियामेंट में ये बात नहीं गई, कांग्रेस में नहीं गई, कैबिनेट में नहीं गई, तो अगर ये नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने बामी मुशावरत से ये सारी चीज डिसाइड कर ली है, तो अब डेमोक्रेसी की क्या वर्थ रहती है। अब सवाल तो ये आता है कि दुनिया भर की जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है न्यू, उसमें जो जमहूरियत का अलमबरदार अगर इस तरह की चीजें कर रहा है कि वो अपनी जो आम कौम है, यानी जो आम आवाम, आम वोटर सपोर्टर, अगर उसके यानी नजरियात के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि हमने देखा कि काफी सेनेटर्स भी इसमें बोल रहे थे, और जब वोट लिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो उसमें बाकायदा तौर पे इन्होंने कहा था कि हम और इनकी कैप आपने देखी होगी, अक्सर पहनी होती है, उसमें लिखा होता है कि मेक अमेरिका जो है वो क्या उसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग अगेन। तो इसमें मेन मसला ये आ रहा है कि मामला ये है कि क्या अमेरिका दोबारा इस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वो वादा नहीं था जो ट्रंप साहब ने अवाम से किया था। अवाम से उन्होंने वादा ये किया था कि हम मजीद दुनिया की जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, और हम जो है वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिका ग्रेट अगर इस तरह से बनता है, तो मेरे ख्याल में ये मजीद अमेरिका की जो ताकत है उसको एक्सपोज करेगा, और मजीद जो है इस पे कोई जरब पड़ेगी। देखिए, अब ये ईरान अगर इसमें आया है, और ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है उसको बंद कर देगा, तो इससे ये है कि दुनिया का 20% तेल इफेक्ट होगा। जाहिर है उस पर फिर रिटेलिएशन आएगी इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, बर्तानिया के यहाँ पे जो है वो अड्डे हैं कुछ, तो वो इन्वॉल्व हो सकता है। और फिर इसी तरह से जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं दूसरी, जैसे ओमान में से कुछ लोगों ने जो है हुदीज, उन्होंने कहा है। तो इस तरह से यमनी जो है हौसियों, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से अमेरिकी अमरीकी जो है वो जहाज नहीं गुजरने देंगे।
तो इस तरह से एक जो है वो कयास की सिचुएशन क्रिएट होगी पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की ना सिर्फ तजारत मुतासर होगी, बल्कि जो हम फॉर एग्जांपल आप देखें, ईरान की एयर स्पेस बंद है, इसराइल की एयर स्पेस बंद है, इसी तरह से अगर मिडिल ईस्टर्न कुछ और कंट्रीज की बंद होती है तो सब कुछ इफेक्ट होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मेरे ख्याल में ये जंग अब मजीद बढ़ेगी। अब इसको अगर कंट्रोल करना था तो वो इस तरह से कंट्रोल हो सकती थी कि अमेरिका ने जैसे 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन टाइम देते, सारी जो दुनिया के लोग हैं, जो बड़े कंट्रीज हैं, वो टेबल पे लाते, कोशिश करते ईरान और इसराइल को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब मेरे ख्याल में ये मजीद तबाही की तरफ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं बिलाल साहब की जानिब। बिलाल, क्या कहना चाहोगे आप कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से भी अभी तक कोई स्टांस हमारे सामने नहीं आया, और बज़ाहिर तो यही है ना कि वो वीक है, अमेरिका के आगे नहीं कोई बोल सकता, और आपको पता है सुपर पावर कंट्री है अमेरिका। और क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? पाकिस्तान का स्टांस क्या है? कैसे देख रहे हैं आप इस और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो है वो आगाज़ हो चुका है। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? मैं नहीं समझता कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 की कोई आसार हैं, मगर इतना मैं कह सकता हूँ, मैंने शायद अभी 5 मिनट हुए मैंने एक स्टेटमेंट देखा है मारियो रूबियो का, जो अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी हैं। उसने ये कहा है कि जो मुल्क मजम्मत कर रहे हैं वो बंद कमरे में हमारे साथ उसकी एक्नॉलेजमेंट कर रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जिन ममालिक जो हमारे साथ बंद कमरों में बैठते थे, मेरे ख्याल में शायद आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, अभी आपके अमेरिका में गए हुए थे। उसने मेरे ख्याल में, मैं जो समझता हूँ, उसने उसी को ही आइडेंटिफाई किया। और दूसरे जो भी ममालिक हैं, उसने क्या है, जो ममालिक हमारे साथ बैठते थे बंद कमरों में, उन्होंने हमें एक्नॉलेज किया है और हमें कहा है कि आप हमला करो। मगर अब जो कह रहे हैं वो अपने, जो उनकी जो पॉलिटिकल स्टैंड है या एक रिलीजियस स्टैंड है, उसको बरकरार रखने के लिए कह रहे हैं, मगर हकीकत में सब ने इसकी हमें तायद की है। तो ये छोटी बात नहीं है। आप समझ रहे हैं कि जब आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका का जब ये कहे, तो मैं नहीं समझता कि इससे जंग के आसार कुछ नुमाया गया। उसने सिर्फ ये कहा है, आप जो कुछ भी करना है ईरान को ही करना है, बाकी ये जितने भी कंट्रीज जो वाह शोशा कर रहे हैं, उन्होंने इस्लामिक कंट्रीज के मतलब हवाला दिया है, ये सबके साथ हमारे साथ बैठ चुके हैं ऑलरेडी। हमने इनके साथ बंद कमरों में मीटिंग की है, टेलीफोन पे बात की है कुछ के साथ, ये सब के सब राजी। तो ये एक छोटी बात नहीं है। इससे ये हमें तासुर मिलता है कि अमेरिका ने जो भी प्लान किया है, उसने अड़ोस पड़ोस के लोगों को, और जो उनको समझ में आ रहा था कि ये क्या है, तो शायद उन्होंने किया है। बाकी दूसरी बात सैयद जैन साहब ने कही कि जमहूरियत का अलंबरदार, ये तो अमेरिका की एक बदकिस्मती है, अमेरिका की डिप्लोमेसी की। जब इन्होंने हर दफा डिक्टेटरों को सपोर्ट किया है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका की डेमोक्रेसी एक सवाल हर वक्त ये निशान आता है। अभी भी आप देखें कि आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी है, जिसको आप शहबाज शरीफ कहते हैं, वो अलग बात है, सेलेक्टेड है, इलेक्टेड है, मगर उसको नॉलेज ही नहीं था। उस बेचारे को कोई मतलब, अगर पता होता भी, तो दिस इज नॉट द प्रोटोकॉल। शायद सईद जैन साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैंने आज तक, मैंने अपनी सहाफत की दुनिया में अमेरिका की पॉलिटिक्स को मैं देखता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं वाकया देखा कि किसी मुल्क का जहाँ पे जमहूरियत हो, नाम नियादी सही, वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाए आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट से मिले। वो अलग बात है कि उन्होंने तस्वीर नहीं निकालने दी, वो अमेरिका का, वो तो जाहिर है बादशाह बंदे हैं अमेरिका लोग, और अमेरिका का प्रेसिडेंट है वो किसी को भी। मगर वैसे ऐसा होता नहीं है इन द रियल लाइफ। जब भी कोई जाता है, प्रोटोकॉल के साथ जाता है, जिस दरवाजे से जाता है वो भी टीवी दिखाता है, बाहर आता है, गले मिलता है, कुर्सियां एक दूसरों के लिए वो करता है। प्रोटोकॉल होता है, मैकेनिज्म होता है, डिप्लोमेसी होती है। मगर ये जो हुआ, मैं जैन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि जमहूरियत में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी फौजी को उसके प्राइम मिनिस्टर के बरस लाएं और वो कर लें। बाकी आपने ये कहा कि वहां क्यों दुनिया जानती है कि अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट है। जब चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो ओबामा हो, कोई भी हो, इसराइल स्टैंड करता है अमेरिकन इंटरेस्ट पे। अमेरिकन, उनकी जो रिलेशनशिप है, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है,
वो दुनिया में एक हिसाब से आप कह सकते हो कि उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी बात मेरे दोस्त ने किजैन साहब ने सईद साहब ने की कि उन्होंने कांग्रेस से वो नहीं, मेरे ख्याल में कुछ शक हैं यूएस की, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं इतना शायद नहीं जानता, शायद से सईद सईद साहब जानते हैं। यूएस के जो पावर आप जो प्रेसिडेंट होता है, जो उसको सवाबदादी इख्तियारात हम कह सकते हैं, उसमें उसको ये अलाउ है कि जब चाहे किसी भी मुल्क पे चाहे वो हमला कर सकता है। जैसे कि आपके यहाँ ओसामा के लिए आपने जो हमला किया गया था, जो ओसामा बिन लादेन आपके आर्मी जो गैरेजन के सामने से जो मिले थे, वो भी मेरे ख्याल में उसकी कोई परमिशन उन्होंने नहीं दी थी, हालांकि वो आपके मुल्क में घुसे थे। तो ये वो मुल्क में वो मतलब डायरेक्टली तो वो जमीन पे नहीं उतरे, वो हवा में, हवा से भी जो उनका तैयारा होता है। बाकी रही बात, ईरान इतना कैपेबल नहीं है राबिया साहब। इसकी वजह ये है कि हाँ, ईरान जंग जीत रहा है सोशल मीडिया पे, जैसे आपके पाकिस्तान ने जंग जीती थी सोशल मीडिया पे। अब उन्होंने समझ लिया है चीजों को कि किस तरह, मगर इस तरह नहीं होता कि जब जंग जमीन पे लड़ी जाती है, जंग के लिए आपको एविडेंस देना पड़ता है, जैसे इंडिया ने दिया। आपके यहाँ जितनी भी बमबारी की, जब आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से पूछा गया कि आपने राफेल कहाँ पे उड़ाए, तो उन्होंने कहा हमने सोशल मीडिया पे देखा था। और मैं जिस मुल्क में फ्रांस में रहता हूँ उसका रेफरेंस दिया, हालांकि हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। मुझे कुछ एक रिपोर्ट दिखाओ जिसमें वैसा किया दिया। बीबीसी या सीएनएन, शायद वाशिंगटन पोस्ट, उसने भी कोट किया था वो इंटेलिजेंस को, फिर उन्होंने डिनाई कर दिया। हम जर्नलिस्ट जो होते हैं, सैयद साहब भी जर्नलिस्ट हैं, हम प्रूफ पे बात करते हैं। हम सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे रजी दादा जैसे लोग बैठ के या और दूसरे लोग बैठ के जहाज तो गिरा सकते हैं, 12 भी गिरा सकते हैं। आपका जो चीफ ऑफ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम नहीं पता, चौधरी साहब में शायद कोई आपके DGISPR है, वो तो इतना तक भी कहता है मैं पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है दुनिया में, जंग कैपेबल नहीं है ईरान। ईरान के पास आप देखें ड्रोन्स हैं, और उसके पास जो एक सिस्टम है आयरन ड्रोम है, या उसके साथ आपको पता है 3 जगह जब ये मिसाइल उनसे वहां से उड़ता है 3 जगह से इंटरसेप्ट होता है। एक आपका मेरे ख्याल में जॉर्डन उसको करता है, उससे पहले उसको सी से अमेरिका करता है, और फिर बाद में जाके वो जब इसराइल पहुंचता है तो फिर वहीं से भी इंटरसेप्ट होता है। तो उनका कोई अपना, उनके पास कोई आयरन ड्रोम नहीं है, और भी कुछ मैकेनिज्म। और उनकी इंटेल, दुनिया की मोसाद की जो इंटेलिजेंस है दुनिया में सबसे बड़ा, उसको रॉक समझा जाता है। और आपने यही देखा जब ईरान को पता ही नहीं चला, आपने देखा कि ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 2 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो एलिमिनेटेड हुए हैं। जो उनका सबसे बड़ा एक विंग है IRCG, उसका भी जो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड है उसका भी उन्होंने चीफ को मार दिया। तो कहने का मतलब उसके उनके अंदर, फौज के अंदर ही उनके लोग हैं। जब फौज के अंदर ही आपके दुश्मन के, या जो भी, मैं उसको ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से दुश्मन का होता हूँ, लोग गुस्सा है, तो मेरे ख्याल में वो फौज न जंग जीत सकती है। हाँ, जैसे कि इराक जंग में हमने देखा, कोई महमूद साहब थे, मैं उसका नाम भूल गया, वो आते थे रात को, बोलता था देयर इज नो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, एयरपोर्ट हमारा खाली है, यहाँ पे कोई अमेरिकन नहीं। मैं इराक की बात कर रहा हूँ, इराक अमेरिका की वार की। दुनिया ने देखा, वो बोलते थे कल हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे। हाँ, एक बात है, इससे शायद कोई चीजें बदल जाएं, वो ये है कि ईरान वहां के लोगों पे अटैक कर रहा है। ईरान डायरेक्ट एक होता है, इनडायरेक्ट बिलवास्ता है बिलावास्ता। अभी अमेरिका ने भी ये जो 3 जो अफसान में जो जगह पे जो अटैक किया था, उसमें भी कोई लोगों को उन्होंने हिट नहीं किया, सिर्फ टू द पॉइंट अमेरिकन जो उनका जो जहाज था, उन्होंने जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे उनको अटैक किया। और आप इसराइल का भी देखें, इसराइल मतलब ये नहीं कि नहीं, वो नहीं मरे, लोग वहां पे मरे हैं, मगर उन्होंने डायरेक्ट सिविलियन को हिट नहीं किया, डायरेक्ट बिल्डिंगों पर, डायरेक्ट हॉस्पिटलों पर ये नहीं किया। सो ये शायद वहां के लोगों को जो जज्बात भड़काने के लिए, क्योंकि वहां के लोगों ने कभी जंग नहीं देखी एक हिसाब से, मतलब वो इतने मिसाइल जो उनपे गिर रहे हैं, उनको अपने आयरन ड्रोन पे इतना, वो अलग बात है कभी रॉकेट गिरते रहते हैं, मगर मिसाइल उनके उन पर नहीं गिरा कभी। तो ये हो सकता है कि वहां के लोग कुछ करें तो शायद चीजें बदल जाएं, मगर मैं नहीं समझता कि ईरान कुछ करेगा। मैं नहीं समझता कि अब अमेरिका ने तो आज ही कहा है कि मेरे हमारे तरफ से जंग खत्म हो गया। हाँ, अगर ईरान ने हमारे कुछ अड्डों पे प्रॉब्लम किया, वी विल रिप्लाई विथ मोर हार्श वे, एंड मतलब आपके सख्त जुबान में उसको जवाब देंगे। ओवर टू यू।
ज़ैन क्या कहेंगे आप कि जंग आने वाले टाइम में किस तरह किस शक्ल पे कौन-सी शक्ल इख्तियार कर सकती है? और दूसरे नंबर पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फिर मैं वही सवाल पूछूँगी मुस्लिम कंट्रीज़ क्यों साइलेंट हैं? अ, आप क्या समझते हैं? और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है वो अमेरिका का तो एलाई नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका को लेकर इंडिया की पॉलिसीज़ हमेशा बड़ी मुख्तलिफ रही हैं और वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही सोचते रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इंडिया देखा जाए तो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक इन्फ्लुएंस रखती है, तो अब उसका क्या एक स्टांस होगा? उसका भी पूरे वर्ल्ड में स्टांस गिना जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, इसको कैसे देख रहे हैं कि अब इंडिया का आने वाले टाइम पे क्या स्टांस होगा अमेरिका और ईरान की जंग को लेकर? देखिए, अगर इस पर्टिकुलर जंग की बात करें तो इसमें तो ना पाकिस्तान पार्टी है, ना इंडिया पार्टी है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी वो हुई, खत्म हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो जीता जो हारा वो समथिंग एल्स है। उसमें बिलाल भाई के नज़रियात मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये समझते हैं कि इंडिया जो है वो, अगर उसके जहाज़ नहीं गिरे तो मेरे ख़्याल में इन्होंने वो फिर बीजेपी के रहनुमाओं के बयानात नहीं सुने होंगे, जो खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। वो इनसे मिस हुए होंगे। उसके साथ-साथ फिर जो इंटरनेशनली लोग जो मामलात उठा रहे हैं, इंटरनेशनली किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिली इंडिया को, वो भी आपके सामने है और उस पे सारी आप डिटेल देख सकते हैं। और इसके अलावा अब इस जंग से हम बाहर आए हैं क्योंकि वो निकल गई जंग, उसकी कहानी खत्म। अब हम पर्टिकुलरली इस जंग को अगर डिस्कस करें तो इसमें ना इंडिया पार्टी है, ना पाकिस्तान पार्टी है। इसमें पार्टीज मेन जो थी वो इसराइल और ईरान थे। और अब ये 3 पार्टियों पे चला गया। और 3 पार्टियों इसमें आप अगर मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनके रोल की बात करें तो ओआईसी सबसे बड़ा इदारा है, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, वहां पे ये सब के सब लोग इकट्ठे होते हैं। आपने देखा हो उसमें मेन चीज ये है कि क्या अब 2-3 तरह से जो है वो मुखालफत कर सकते हैं या अपनी सपोर्ट शो कर सकते हैं कोई भी दुनिया के ममालिक। पहली बात ये है कि वो जो है वो यूनाइटेड नेशन की स्टेज पर, ओआईसी की स्टेज पर, या इस तरह की जो स्टेज है जहाँ पर आप बाकायदा तौर पर, यानी बातों की हद तक, स्टेटमेंट्स की हद तक जहाँ पे आप सपोर्ट देते हैं। दूसरा होता है जंगी लिहाज से सपोर्ट करना। तो आप मुझे कोई ऐसा इस्लामिक कंट्री दिखा दें जो इतना ताकतवर है कि वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग में उतर सकता है और वो ईरान को सेफगार्ड कर सकता है। इसमें अगर कंपैरेटिव देखें, अगर इस टाइम देखें तो सिर्फ एक पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर कंट्री है, बाकी कोई एटॉमिक पावर भी नहीं है। बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें कोई एटॉमिक पावर भी नहीं। ईरान अगर बनने की कोशिश कर रहा है तो उसके रास्ते में जो रुकावटें हैं और जो सारे मामलात आए वो आपने देख लिया कि अब B2 बम जो बंकर बस्टर हैं, जो कभी दुनिया मतलब अपनी हिस्ट्री में यूज नहीं किए अमेरिका ने, और अपने लिए भी कभी यूज नहीं किए, उन्होंने इसराइल के लिए वो यूज कर दिए। और इसके अलावा अब आप देखें कि अगर कोई बाकी जो कंट्रीज हैं, इराक की हालत आपको पता है, वो इस कदर इतनी काबिल ही नहीं है कि वो जंग लड़ सके। लीबिया की क्या सूरत हाल है, सीरिया की क्या सूरत हाल है, इसके अलावा जो जॉर्डन है उसकी क्या सूरत हाल है। वो तो खुद ईरान के जो मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट करते हैं रास्ते में, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि आयरन डोम को पहुंचने से पहले, उनका काम ऑन होने से पहले ही पीछे जॉर्डन की और सीरिया की और दूसरी जगहों पे, और जाहिर है अमेरिकन जो है वो वहां पे वो भी मौजूद है। तो वो सारी साइप्रस में भी मौजूद है। तो ये सारी जगहों से गुजर के ईरान को जाना पड़ता है। तो इस्लामी ममालिक शायद दिली तौर पे तो साथ हों, लेकिन उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। अब देखें कि सऊदी अरब जो है वो एक अमीर मुल्क है, यूएई एक अमीर मुल्क है, लेकिन मसला ये है कि वो जो है वो फाइनेंशियली तो अमीर होंगे, कुवैत बहुत अमीर है फाइनेंशियली, लेकिन क्या वो दिफाई तौर पर भी उतने जो है वो अमीर हैं? उनका दिफा तो सारा का सारा अमेरिका के साथ शेयर्ड है, यानी अमेरिका उनका दिफा करता है। तो मुख्तलिफ ममालिक उन्होंने जब अपना दिफा जो है वो अमेरिका के सर डाला हुआ है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो अमेरिका दिफा करेगा, अगर जो है जनाब कुवैत पे कोई हमला करेगा। इवन इराक ने जब कुवैत पे कब्जा कर लिया था तो तब भी यूनाइटेड स्टेट्स दरमियान में आई थी। तो अब मामला ये है कि जब उनका अपना दिफा ही अमेरिका के हाथ में है तो वो अमेरिका से किसी दूसरे मुल्क का क्या दिफा करेंगे? तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन बन जाती है, ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात चली जाती है। अगर इसमें मेन जो मुल्क हैं जो किरदार अदा कर सकते हैं वो टर्की और पाकिस्तान हो सकते हैं, लेकिन टर्की और पाकिस्तान इस जंग में नहीं कूदेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि ईरान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ भी यूज होती रही है। आपको पता है कि वहां से मिसाइल अभी रिसेंट पास्ट में ही वहां से मिसाइल पाकिस्तान की सरजमीन पे आए। तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल सतह पे बातों की हद तक और यूनाइटेड नेशंस में या ओईसी में
तो ईरान के हक में बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि जिस स्पीड से या जिस तरह से जिस जो थीम को फॉलो करते हुए इसराइल आ रहा है, उसमें अगला टारगेट तो पाकिस्तान हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि ये सारे जो बॉर्डरली कंट्रीज थे, आप शुरू हो जाएं जो है वो यमन से, सीरिया, इराक, ईरान और अब आगे पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के लिए मसाइल तो क्रिएट कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान रोकना चाहता है। लेकिन एट द सेम मोमेंट जो बात बिलाल भाई ने की, वो जो मार्को रूबियो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा जो ख्याल है, मार्को रूबियो जिस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज ये है कि हर मुल्क ये बात करता है, और वो ओपनली भी करता है और इंडोर भी करता है। वो ये करता है कि ईरान को एटॉमिक पावर नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाय फोर्स आप उसको रोकें। ये भी बात वो साथ ही करते हैं कि वो कहते हैं कि बाय फोर्स नहीं रोकें, टेबल पे बैठ के रोकें। अब ये है कि अब अगर उन्होंने बाय फोर्स रोकने की कोशिश की है और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोस जो है उसको बंद कर देता है ईरान, तो 20% जो दुनिया की ऑयल ट्रैफिकिंग है वो उस जगह से गुजरती है। तो ये एक कॉन्टिन्यूस एक जंग छिड़ गई है, यानी ये एक लंबी जंग जाएगी, यानी एक लंबी लड़ाई है। और ये प्रॉक्सीज और दूसरी चीजें, और जो दूसरे वहां से जहाज गुजरेंगे अमरीकी, तो वहां पे लोग जो दूसरे भी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यमनी बागी वगैरह, वो भी सारे यहाँ पे अब हमले वगैरह करेंगे, छोटी छोटी प्रॉक्सीज। तो इस तरह की जंग अगर आप देखें, तो वो यूक्रेन छोटे मुल्क से रूस जैसा बड़ा मुल्क नहीं जीत सका, और हमास जैसी छोटी सी जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसको मुकम्मल तौर पर इसराइल नहीं शिकस्त दे पाया। और इसी तरह की सूरत हाल इराक में भी करके देखी है, वियतनाम में भी करके देखी है अमेरिका ने, अफगानिस्तान में भी करके देखी है। मुकम्मल तौर पे अगर फतह आप कहें, तो मुकम्मल तौर पे फतह नहीं होती किसी भी मुल्क की, कोई जितना भी कमजोर हो, वो एटलीस्ट इस काबिल होता है कि वो प्रॉक्सीज करता रहता है। तो ये जो जंग इन्होंने छेड़ दिया है, मेरे ख्याल में ये मुझे बहुत जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही, लंबी जाएगी। अब हम बिलाल की जानिब बढ़ते हैं। बिलाल साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया का इसमें क्या स्टांस रहेगा इस जंग को लेकर? और जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया भी एक पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक पावर रखती है, तो इंडिया का स्टांस क्या रहेगा इस जंग को लेकर? आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं दो बातें करूंगा। पहले जैन साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल थी या हिंदुस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिला। मुझे तो हैरत हो रही है कि जैन साहब एक जर्नलिस्ट हैं, चीज़ों को शायद वो अपनी पसंद से नापसंद से देखते हैं, मगर जो हकीकी जो बातें हैं, आप यूरोप को छोड़ें, आप अमेरिका को छोड़ें, वो तो आपको पता है पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं। मैं जब जंग चल रही थी, ये डिनर की, मैं लंच की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर OIC जैसे कि जैन साहब ने कहा, जो इस्लामिक ममालिक जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अभी ईरान पे हमला हुए 22 मुल्कों ने मजम्मत की है, मजम्मत, कंडमनेशन जिसको कहते हैं, उसने की है। मगर जब हिंदुस्तान ने मिसाइलों की बमबारी की थी पाकिस्तान पे, तो मास हुआ एक मुल्क आजरबाईजान, मजम्मत की है। बाकी तुर्की ने भी लफ्ज मजम्मत यूज नहीं की थी। हाँ, बस तुर्की ने ये कहा था कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। तो दिस इज द डिफरेंस कि आप अब देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कौन किसके साथ खड़ा था। कम्युनिटी को छोड़े, जो मुल्क इस्लाम में, जो इस्लाम का जो मतलब वो जैसे कि ना वो कुछ छाती छाड़ के चलता है कि मैं इस्लामिक बम वो मेरे पास है, मैं इस्लामिक कंट्री हूँ। आप देखें इस्लामिक 54 इस्लामिक ममालिक हैं, उनमें से मास हुआ अजरबैजान की किसी ने मजम्मत तक नहीं की। ये भी सारा है सहरा जो है ना, इंडिया की पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी पे जाता है। इसकी वजह मैं आपको बताऊं, देखें रबा साहब, कि इंडिया हिंदुस्तान की ये पॉलिसी उस वक्त तक शुरू हुई जब अमेरिका ने आपके वहां का जो था जो वहां के जो प्रधानमंत्री वहां पे थे, नेहरू थे, पता नहीं कौन था, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, उसको, और आपके जो ये पे आपके जो लियाकत अली खान थे, उन्होंने दोनों को अमेरिका बुलाया। नेहरू ने किया, लियाकत अली खान गया। अमेरिका ने कभी भी, अमेरिका वॉज नेवर पार्ट ऑफ एनी ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब वो किसी के मलाई नहीं रहा। आप नजर दौड़ाएं अपने ऊपर, आप माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, कभी आप लोग अमेरिकन बनते हो, कभी आप लोग रशियन बनते हो, कभी अर्दुगल बनते हो, कभी अरब बनते हो, कभी मोरक्कन बनते हो, कभी चाइनीज बनते हो। तो इस तरीके की फॉरेन पॉलिसी दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती। फॉरेन पॉलिसी आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है। अब आपको शायद, आप हिस्ट्री शायद आपको पता है नहीं कि आपकी फौज फलस्तीन में गई है फलस्तीनियों को मारने के लिए,
आपको पता है इस चीज का? ब्लैक नाम से कोई था, ब्लैक व्हाट पता नहीं क्या वो ऑपरेशन था, उसमें गया जनरल जियाउल हक की मैं बात कर। तो इस तरीके की, और आपकी फौज ने अमेरिका से पैसे लेके रशिया के खिलाफ जंग की, आपकी फौज ने फिलहाल से चाइना से पैसे लेके किसी और मुल्क के लिए जंग की। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये मुल्कों को कमजोर करता है, उनकी फॉरेन पॉलिसी को कमजोर करता है। और बदकिस्मती आपके मुल्क के साथ ये है, पाकिस्तान के साथ, कि उसकी फॉरेन पॉलिसी रियासत बनाती है, गवर्नमेंट नहीं बनाती। ये सबसे बड़ी खराबी है। तो क्योंकि वहां के जो मैंने आपकी में फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसाक डार के पुराने आप अपने वो निकालें, जो फॉरेन मिनिस्टर है अभी आपका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, इवन कि आपका डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, वो क्या करे, वो क्या कहते थे फौज के हवाले से, उसको छोड़े आपका नवाज शरीफ फौज के हवाले से क्या कहता था। तो इस तरीके की चीजें जब आती हैं, और वहां पर डेमोक्रेसी है, जब आप डेमोक्रेटिक लोगों को लाओगे, इलेक्टेड लोग लाए, लोग सिलेक्टेड के बिना, तो वो फैसला कर, क्योंकि वो आवाम के नुमाइंदे। अभी यहाँ पे आपने देखा कि आपका ना फॉरेन मिनिस्टर को पता था, ना आपका फॉरेन मिनिस्टर था, ना आपका प्राइम मिनिस्टर था, ना आपका डिफेंस मिनिस्टर, सिर्फ मौसूफ खुद चले गए थे वहां पर, लंच करके आए, और उसने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक तस्वीर निकालने तक नहीं दी। तो इस तरीके से, और इंडिया, आप देखिए, इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो रशिया के साथ भी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी दोस्ती है। इंडिया वो वाहिद मुल्क है जो जिसका सऊदी अरब के साथ भी दोस्ती है, कतर के साथ भी दोस्ती है। कतर में उसके कितने बंदों को फांसी दी जाने वाली थी, उन्होंने सबको रोका। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि एक मुल्क, और वहां का जो डिफेंस अपना फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, आप उसकी एजुकेशन लेवल को तो देखें, वो कुंदन सा शख्स है, उसको पता है। आपने एक बैंकर को फॉरेन मिनिस्टर रखा हुआ है, उसको एबीसी का पता नहीं है। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती, क्योंकि आपको पता है, उसको भी पता है मैं डमी हूं। तो चीजें इस तरह दुनिया में नहीं रखती। हाँ, आप देखें कि उसने कौन सा स्टैंड लिया। आपके मोदी को आप देखते हैं, मोदी सरकार को आप देखें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब आपके साथ जंग हुई थी, मुस्लिम ममालिक ने, महासवा एक मुल्क ने, किसी ने भी मजम्मत तक नहीं की। ये उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। अब अमेरिका को देखें, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए थे, मोदी को उन्होंने बुलाया कि आप जब जाते हुए, अभी आप G7 के कंट्रीज में गया हुआ था, कनाडा, उन्होंने कहा वापसी में, मैं जो समझता हूँ, माई टाइम अराउंड, ट्रंप चाहता था कि दोनों को साथ बैठाए, क्योंकि ट्रंप के अंदर कोई कीड़ा है, अपना नोबेल प्राइज, पीस प्राइज का आजकल वो बहुत उछल रहा है। तो शायद उसने सोचा मैं दोनों को साथ बैठाऊंगा, मगर इंडिया ने मना कर दिया। आप कभी सोच सकते हैं कि एक मुल्क, पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं करता, मतलब प्रधानमंत्री इंडिया का, वो कनाडा के साथ भी उन्होंने वो कांटे का वो किया, अब अमेरिका के साथ उन्होंने किया। अब तो कनाडा के साथ सही हो गया, मगर अमेरिका को उन्होंने जवाब दिया मैं नहीं आऊंगा, और फिर टेलीफोनिक बात हुई है। तो जब आप इलेक्टेड लोग होंगे ना, जब आप लोगों के नुमाइंदे होंगे, जब आप अपने मुल्क को सर्व कर रहे हो, लोगों के नुमाइंदे होंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग में भी फ्री होगे, आप हर चीज अपने हिसाब से करोगे। हमारे यहाँ बदकिस्मती है, मैं फिर भी लव यूज करो हमारे यहाँ, आप देख ले क्या हो रहा है। आपके पास फॉरेन पॉलिसी, कोई भी फॉरेन, आपका इमरान खान को लें, नवाज शरीफ को लें, जरदारी को लें, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा को लें, सब क्या कहते हैं कि हमारे हाथ बंधे होते हैं, हमें कुछ किया नहीं जाता। जब तक पाकिस्तान इन चीजों से नहीं निकलेगा, एक ओपन, जीनियन, फ्री फॉरेन पॉलिसी नहीं लेके आएगा, आप छोटा सा मिसाल, आप अपने मुल्क के पासपोर्ट का वैल्यू देखें, आपको ईरान वीजा नहीं देता है, ईरान आपको वीजा नहीं देता है, इंडिया को ईरान वीजा देता है। चाइना आपको वीजा नहीं देता है, इंडिया को चाइना वीजा देता है। अफगानिस्तान में आपसे लोग कितने नफरत करते हैं, इंडिया को मोहब्बत करते हैं। हालांकि बगले आप लोगों ने बजाई थी जब तालिबान गए हुए थे 3-4 साल पहले, मतलब। तो जब फॉरेन पॉलिसी में आप कुंदन लोग नहीं लाओगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल को आगे नहीं करोगे, तो इस तरीके से बदनामी होगी जो आपकी हो रही है दुनिया में। मतलब आपको दुबई तक वीजा नहीं देता, सऊदी अरब तक वीजा नहीं देता कि लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी होती है, ये डिप्लोमेसी होती है दुनिया में। टू कम टू द पॉइंट, अमेरिका के लिए
अमेरिका जब चाहे कभी भी चाहे ईरान पे हमला कर सकता है और पाकिस्तान के आपके जो एयरबेसेस है यूज कर सकता है। मैं ये आपको कोट कर रहा हूँ नवाज शरीफ की बात। नवाज शरीफ ने कहा था कि इन्होंने हमें बताए बगैर एयरबेसेस दिए थे, पसनी का दिया था, और एक हिसाब से मेरे ख्याल में कोई, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जैकबाबाद का दिया था। उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक था, हमें उधर जाने नहीं देते थे। मुझे याद है रहमान मलिक साहब से, मरूम अब तो फौत हो गए, मेरी मुलाकात हुई थी जनीवा में, मैंने उसका इंटरव्यू भी किया था अपना एक सिंधी टीवी के लिए, वो अभी भी यूट्यूब पर है। तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा रहमान साहब आप बताओ, आप तो मिनिस्ट्री, आप दाखिला रह चुके। बोलते हैं बलोच साहब नहीं पूछे, हम सिर्फ नाम के होते। तो आप समझे खुद कि उसने कौन सी बात की। तो मैं नहीं समझता कि आपकी मुल्क में वो, हाँ अब जो आपका फौज फैसला करेगा वही होगा बदकिस्मती से। और फिर भुगतना किसको पड़ेगा? चाचू को भुगतना पड़ेगा, या नवाज शरीफ को भुगतना पड़ेगा, या किसी और को भुगतना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान का उधर जाना, पाकिस्तान अंडर द टेबल पीछे सपोर्ट करेगा अमेरिका को, क्योंकि वो इस्लाम आता है, रिलीजन आता है, जैसे पाकिस्तान ने माजी में किया है। पाकिस्तान में माजी में किया है, ये नहीं नवाज शरीफ की बात है, मेरी अपनी बातें नहीं है। वो अड्डा भी देगा, वो हर चीज देगा, क्योंकि मुझे याद है अमित गोल साहब कहते थे कि पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अमेरिका के कहने पे बनता है। ही वाज योर चीफ ऑफ DGISI था, और मेरे ख्याल में बहुत बड़े होते पे थे। ओवर टू यू। अच्छा ज़ैन, आप बिलाल साहब को काउंटर भी कर सकते हैं, और एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं काउंटर नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ बिलाल भाई की बातों से। मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि एक तरफ उन्होंने फोन कॉल को मीटिंग से बड़ा करके बयान करने की कोशिश की है, यानी G7 में मुलाकात करने की कोशिश की है। मोदी साहब ने बड़ी पुरतपाक अंदाज में बड़ी कोशिशें हुई, हर तरह की लॉबिंग हुई, और वहां से वो मुलाकात नहीं हुई। और वहां पे जो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि फोटो तक नहीं उतारने दी डोनाल्ड ट्रंप ने। वो 45 मिनट की मीटिंग थी और वो 135 मिनट तक गई है, जो ट्रेडिशनली ऐसा होता नहीं है। मैं कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं एंटी डेमोक्रेटिक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ जमहूरियत के हक में जो भी बातें की हैं बिलाल भाई ने, या फौज के किरदार पे जो भी बातें की हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है कि आप ये बात करें कि आप वो G7 के इजलास में जो उन्होंने नई मुलाकात की मोदी से और वो चले गए वक्त से पहले, तो उसके बाद इन्होंने कॉल की है और कॉल के उन्होंने कहा इधर आ जाओ, आना है तो आके मुलाकात करो। तो इसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं कॉल को, और जो मुलाकात 45 मिनट से 135 मिनट तक गई है उसको आप जो है वो एक तस्वीर के रास्ते गुजार रहे हैं। एक तो ये चीज। दूसरी, अगर इसमें फॉरेन पॉलिसी की आप बात करें तो करंटली जो फॉरेन पॉलिसी है इज वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जो कंट्री है। आप मुझे ये बताएं, बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपने पूरी जान लगाई, आपने 1971 में मुक्ति बानी बना के वहां पे उनको अलहदा करवाया जनाब उन्होंने, और फिर उनके शेख मुजीब को लेके आए। फिर अब हसीना जो शेख हसीना है उसकी एक लंबी गवर्नमेंट को आप पूरी तरह से सपोर्ट करते रहे और वो धड़ाम से गिरी। और अब जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, उनकी 3 मुल्की सह अफ्रीकी मुलाकातें हो रही हैं। वो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पे क्या प्लान हो रहा है। और बांग्लादेश ने एक मिनट सिर्फ दीजिएगा, अब मैं आपके दरमियान नहीं बोला। 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश जो है वो कहता है कि अब बांग्लादेश ये धमकी इंडिया को दे रहा है कि हम जब मर्जी चाहेंगे हम 7 सिस्टर को जुदा कर देंगे, वहां पे जो है वो एक पट्टी है उसको बंद करके। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि मालदीव जो है, मालदीव जैसा छोटा मुल्क जो है, वो मोदी सरकार के दौर में वहां पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, ठीक है। फिर आप बांग्लादेश में तो आपने देख लिया, श्रीलंका में आप देख लें कि चाइनी इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, हरबा किया इंडिया ने, लेकिन उन्होंने जो हम्बन टूटा की वो सारी चीजें हैं वो सारी जनाब चाइना के हवाले कर दी। उसके बाद नेपाल, जो ये समझा जाता था कि पूरी तरह से इन्फ्लुएंस्ड है इंडिया के, इंडिया उसमें, लेकिन वो भी अब इनके खिलाफ। भूटान का वजीर आजम, वहां पे ये रवायत सेट थी कि वहां का जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता था वो पहला दौरा इंडिया का करता था, उसने पहला दौरा चाइना के किया, ठीक है। उसके बाद टर्की ने ओपन सपोर्ट किया, अजरबैजान ने, और वजीर आजम को बुला के उनके मुल्कों में इंडिया के खिलाफ तकरीरें करते रहे शहबाज शरीफ साहब, चाहे वो डमियां जो भी हैं व्हाट्सएवर, उनके मुल्कों के अंदर बह के टर्की में, अजरबैजान में, ठीक है, पूरी तरह से उन्होंने उस एजेंडे को एक्सपोज किया, ठीक है। उसके बाद जनाब
कनाडा जो है वो स्टेट सतह पर जो है वो बयान दे रहा है, उनका वजीर आजम ट्रूडो जो है वो कह रहा है कि ये जो बदमाशी इंडिया कर रहा है ये हम नहीं चलने देंगे। इंडिया जो है वो उनको जो है वो खत लिख रहा है कि ये जो आप दहशतगर्दी स्टेट लेवल पे कर रहे हैं ये आप गलत कर रहे हैं। चाइना का आपको पता है, चाइना ने खुली तौर पे पाकिस्तान को इस जंग में सपोर्ट किया। आपको पता है कि PL-17 उनका पाकिस्तान ने यूज किए हैं उनके रॉकेट, और ये चीखता रहा है इंटरनेशनली। और आप इंडियन यूट्यूबर्स की, गोदी मीडिया नहीं, इंडियन यूट्यूबर्स की आप वीडियोस उठा के देखें। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले ध्रुव राठी ने जो है वो वीडियो अपलोड की है, वो बहुत एंटी पाकिस्तानी है, लेकिन आप उसके देखें वो एक एक चीज वो पिट रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। और ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसके हक में इनकी कंपेन करते रहे मोदी, डोनाल्ड ट्रंप जब कहते थे, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप की ना सिर्फ उनकी कंपेन करते रहे, बल्कि अभी ये आपने हिस्ट्री में नहीं देखा होगा कि कोई वजीर आजम इतना मतलब इतने प्यार मोहब्बत में आ जाएगा। वो दोस्त कंसीडर करते थे डोनाल्ड ट्रंप को, इतनी मोहब्बत में आएगा कि इलेक्शन से पहले वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करें, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता था अगर जो बाइडेन जीत जाते तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भी किसी जो है वो खाते में नहीं आया। तो अब आप अगर इस फॉरेन पॉलिसी को, जहां पे छोटे छोटे ममालिक से लेके बड़े बड़े ममालिक सारे के सारे आपके खिलाफ हो चुके हैं, खिलाफ नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आपके हक में नहीं है, इसको अगर आप एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी समझते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये तो जो है वो बड़ी अचंभे की बात है मेरे लिए। उसके बाद जो है आपने ये बात की कि जो फौज है वो सारे नवाज शरीफ साहब जो है वो चीखते रहे कि हम अड्डे क्यों देते रहे। पहली बात ये है कि उस टाइम मुशर्रफ साहब की अपनी हुकूमत थी, ये 2001 के बाद की बात है, और नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क में ही जो है वो उनको निकाला हुआ था। आपको पता होगा बड़ी अच्छी तरह से 1999 में उनको निकाल दिया गया था। तो नवाज शरीफ साहब का ना इसमें कोई रोल था, ना नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, ना नवाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे, नवाज शरीफ साहब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हमसे पूछा ही नहीं? उनसे पूछना किसने था? दूसरी बात यह है कि जितने भी जमहूरी लोग हैं पाकिस्तान में, उन सब लोगों ने इस चीज की मुखालफत की कि जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो वॉर ऑन टेरर का हम हिस्सा बने, और उसकी मुखालफत की। और ईरान की अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की जो अड्डे हैं वो किसी तरह से चाहिए ही नहीं थे उनको। आप खुद जानते हैं कि इसराइल और जो ईरान के दरमियान जितने भी ममालिक आते हैं, उन सारे ममालिक में किसी तरह की कोई मसला मसाइल है ही नहीं इसराइल को, ना तो कोई उधर इंटरसेप्ट करता है इसराइली मिसाइल, ना ही। और इराक में अड्डे हैं जनाब अमेरिका के, इसके अलावा साइप्रस में अड्डे हैं, इसके अलावा आपको पता है शाम में जो अभी उन्होंने रिजीम चेंज किया वो सारी प्रो अमेरिका है, उनकी मुलाकात भी हुई सऊदी अरब में, आपको पता है। तो ये जो सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं जब वो मौजूद हैं तो उसमें पाकिस्तान तो उन्हें चाहिए नहीं। हाँ ये है कि उस मुलाकात में इन पर्टिकुलर जो ईरान के मामले में पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा ये वो जानना चाह रहे थे, और वो जो रिएक्शन था वो ऑब्वियसली आर्मी की तरफ से आना था। वो आपको पता है कि जब इंडिया के खिलाफ सारी सूरत हाल हुई है तो तब भी सारी चीजें प्लानिंग जो है वो आसिम मनीर साहब ही कर रहे थे। उनको पता था कि अगर ईरान के के हक में पाकिस्तान कोई भी स्ट्रेटजी बनाता है तो वो आसिम मनीर ही बनाएंगे फील्ड मार्शल। तो उसमें ये कहना कि वजीर आजम, क्योंकि ये तो हमें भी पता है, ये पाकिस्तानी हर शख्स जानता है कि शहबाज शरीफ कोई प्लानर नहीं है, या वो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो डमी है। और हाइब्रिड रजीम चल रही है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा खुद कह रहे हैं। लेकिन इसका कंपैरिजन अगर आप फॉरेन पॉलिसी इसकी बेस पे आप ये कहें कि ये हमारे इधर हो रहा है, ये तो इसकी बेस पे आप ये कह दें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चल रही है। हालांकि जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, जिस तरह का हाइब्रिड रजीम पाकिस्तान में है, इसकी बेस पे अगर इंडिया फॉरेन पॉलिसी अच्छी करता तो शायद वो बहुत अच्छा जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज अपने लिए बना सकता था और पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर बनवा सकता था, जो कि नहीं हुआ। मैं एक चीज एंड कहता हूँ बिलाल राबिया साहब, देखें, आप जैन साहब को हाँ, काउंटर भी कर सकते हो और मैं एंड पे काउंटर जब नहीं, मैं एक चीज 2-3 चीजें बातें कहूंगा। ठीक है, आप एंड पे मैसेज भी दीजिएगा और फिर वाइंड अप करेंगे। पाकिस्तान को शायद पाकिस्तान ने अपने साथ सबको फौजी मुल्क बना दिया। श्रीलंका में भी कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है, फौज ने इसको बिठाया हुआ है। अगर आप डेमोक्रेसी, इंडिया जब भी किसी मुल्क को सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी को करता है। अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को अफगानिस्तान नहीं, इधर ही आपका काउंटर हो गया ना, इधर ही काउंटर हो गया। नहीं नहीं बात नहीं आप वो देखो एक सैयद साहब, अभी आप सैयद हैं तो थोड़ा बहुत वो कर नहीं बिलाल भाई एक सेकंड, सॉरी सैयद का तो लिहाज कर लेना प्लीज, थैंक यू। तो ये बदकिस्मती है। और रही बात नवाज शरीफ की,
यही नवाज शरीफ कल कहते थे वोट को इज्जत दो, यही नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो, और दुनिया ने देखा 40-47 में उस पर नहीं जाता हूं। और अभी भी नवाज शरीफ के भाई को पता ही नहीं है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं बोलता हूँ इथियोपिया में भी ऐसा नहीं होता है। मैं इसलिए तो देखो, मैं मुझ बदकिस्मती से मैं उस माशरे का हिस्सा हूं, बदकिस्मती से। मैंने उसको हम सपोर्ट ही नहीं किया। आप हम मुझे मेरे पे वो ना हम डालें। चीख के ये कह रहे हैं कि भाई अपने चीजों को दुरुस्त रखो, इनका काम चौकीदारी है, इनको चौकीदारों पे लगाओ, हिंदुस्तान जैसा बनो, उसका आप इकोनॉमी देखो। और जब मैंने बात की आपकी इस्लामिक कंट्रीज की, मास हुआ एक कंट्री की, मैं दोबारा इस पे कायम हूं, एक कंट्री की मजम्मत किसी ने नहीं की। चाइना इस्लामिक कंट्री नहीं है, चाइना इज नॉट इस्लामिक कंट्री। और हाँ, चाइना और इंडिया का आप टकराव कर सकते हैं। जो मौसूफ ने बात की, चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कुछ, मगर वो उसके स्टैंडर्ड पे खड़ा हुआ है। दुनिया चाइना को किस नजर से देखती है, यूरोप किस नजर से देखता है, अमेरिका किस नजर से देखता है। आपका इंडिया जितना रशिया के साथ दोस्त है उतना अमेरिका के साथ दोस्त है, ये छोटी बात नहीं है। ये जो दुनिया का जो चौधरी जो बने बैठे हैं, इंडिया हिंदुस्तान में चौधरी है। रशिया ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करना चाह रहा है, आपको पता है? देखिए सैयद साहब जरा प्लीज ना, थोड़ी बहुत आप नहीं, फिर बात आप कर रहे बीच में मैं ये ये है कह ना रहा कि हूँ कि फिर देखो, इतना तो टाइम ही नहीं है कि बाद में मैं बार इसको बार काउंटर कर आपको सकूं, तो आई एम आपने नॉट ए खत्म करना इंडियन, है। मैं आई एम नॉट ए इंडियन, मगर आप देखो कि आपको ईरान वीजा नहीं देता है, आपको चाइना वीजा नहीं देता, जो आपके नेबर है। मेरे 50,000 दोस्त उधर बैठे हैं मैं ईरान आप में, समझ रहे हैं मैं क्या 50,000 कह रहा चाइना हूँ। में बैठे, मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर तो, लूं? तो आप वहां पे भी गूगल कर सकते हैं कि चाइना आपको वीजा मेरे देता खुद है। के कजन बैठे हुए ईरान में, मैं आपका कैसे नहीं यकीन कर सर, लूं? नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, आप चैट मैं जीपीटी कह से रहा हूँ मेरे पूछो। कजन बैठे हुए हैं, ज़ियारत पे कहाँ पे? जाते हैं, बल्कि आप इतने सर स्टूडेंट बेचारे अभी फंसे हुए हैं। जियारत के लिए वीजा लेके जाते हैं, आपका स्टैंप लगता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपका ऑन अब अराइवल नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं फ्रेंच नेशनल हूँ, मैं ऑन अराइवल यूरोप की किसी भी मुझे नहीं, मैं अमेरिका जा सकता हूँ। वीजा वहां पर है, जो फ्रांस में लोग रहते हैं उनके पास जब पासपोर्ट नहीं, उनको वीजा चाहिए होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ऑन अराइवल वीजा की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये, हम जब बात करते, मगर बदकिस्मती से हमारे पंजाब के दानशूरों का ये है, जब भी हम पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पे बात करते हैं, उनको शायद ये महसूस होता है कि हमारी रिजीम पे बात हो रही है, हमारी हेजेमनी पे बात हो रही है। भी ऐसा नहीं है, हम भी हाँ, एक चीज हो सकता है, मैं बात करना छोड़ दूंगा जब आप मेरी दीवार अलग कर दें, दरवाजा अलग कर दें। अब मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, जैसे कि आप बोलते हैं थोड़ा रिलैक्स होकर बात करें, मैं रिलैक्स होकर बात कर रहा हूँ। मैं फिर कहता हूँ, पाकिस्तान और अपना हिंदुस्तान का मुवाजना मैं नहीं कर सकता। मैं शायद मजाक ही समझूंगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी, उसकी डेमोक्रेसी, उसकी इकोनॉमी, उसका जो वैल्यू है दुनिया में, चौधराहटपन है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान। हाँ, चाइना के जैसे आपने बात की, चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है, चाइना दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर जहां हिंदुस्तान खड़ा है, अमेरिका उसकी। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री गए थे आपके, मोदी साहब जो गए थे, उन्होंने चेयर तक खींच लिया था कि आप जाके बैठ जाएं। वही है, तस्वीरें मैंने भी देखी, और गेट पे बाहर आके मतलब वो सब कुछ वो छोड़ने, दुनिया ने देखा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप किसी से, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं और कोई फोटो नहीं है, और जिस दरवाजे से गए वो दरवाजा आज तक मैंने नहीं देखा है। तो कहने का मतलब है, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा चीजों को आप वो कर ले, डेमोक्रेटिक हो जाए, कुछ चीजें हिंदुस्तान से सीख लें, कम से कम डेमोक्रेसी तो सीख लें, कम से कम ये तो सीख लें कि इलेक्शन कराना तो सीख लें, कि दुनिया को पता चले कि वहां पे इलेक्शन होते। चले भी आप फौज को कुछ नहीं कहते वहां पे। अब मैं क्या बोलूं आपको, हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, पाकिस्तान कब पैदा हुआ, आप देख लें कहाँ कौन सा मुल्क कहाँ पे खड़ा है। आप अपना पासपोर्ट देख लें, आप अपनी इकोनॉमी देख लें, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो चांद पे पहुंच चुके हैं, चांद पे पहुंच चुका है हिंदू, जिसको हम लोग कहते हैं ना हिंदू हिंदू कहते हैं, चांद पे पहुंच हम चुका है वो कुछ इस तरह हिंदुस्तान। से नहीं कहते कि आपके कोई जहन में ऐसी चीज होगी। नहीं सर, हम कहते ना, हैं, हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, मैं टू बी बीबीसी वेरी को फ्रैंक। कोट करता हूँ, मैं बीबीसी को कोट करता हूँ, बीबीसी उर्दू को अभी भी आप गूगल करके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि वहां पे इंडियन कह रहा है, जो उनका धर्म है,
वो कह रहे हैं कि हमें नफरत पढ़ाई जाती है पाकिस्तानी कॉलेजों स्कूलों में। ये मेरे अल्फाज नहीं है, बीबीसी उर्दू इन्हीं का अपना है, क्योंकि यहाँ उनके अंदर भी वहाँ के पाकिस्तान आपको बीबीसी कोट करने की जरूरत नहीं, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लिया करें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब ये है राबिया साहब, मैं आखिरी मैसेज आपके लोगों को ये देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप पंजाब के लोग बाहर निकले, जैसे मोदी ने कहा, आप इनको रोकें, इनको खोलें भी, हमें काम करने दें, हमारी वोट की तकद्दुस को पामाल नहीं करें, हमारी चीजों को हमें करने दें। आपका काम ये नहीं है, हिंदुस्तान से थोड़ी बहुत सबक सीख लें। वहां का फौजी की मजाल जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के सामने आके खड़ा हो जाए, वो ऐसे थड़क थड़क सलूट मारते हैं। वो रात के अंधेरे में ना वोट चेंज करते हैं, वो रात के अंधेरे में ना पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं, वो रात के अंधेरे में ना प्राइम मिनिस्टरों को अगवा करते हैं या मारते हैं या गिरफ्तार करते हैं। वो इस तरह का काम नहीं करते, वो बच्चों को अगवा नहीं करते। उनका एक डिसिप्लिन आर्मी है, डिसिप्लिन फौज है। अरे हाँ, करप्शन वहां पर भी है, पॉलिटिशियन करप्ट वहां पर भी। दिस इज अ पॉलिटिशियन वर्क, लेट द डू पॉलिटिशियन वांट टू डू। ये नहीं है कि आपके हाथ में किसी ने बंदूक दी है चौकीदारी के लिए, आप किसी और काम पे लगे। जब इस तरह के काम करोगे तो मैं नहीं समझता कि आपके कोई भलाई आएगी। मेरे ख्याल में आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं, जो 15 बिलियन है मेरे ख्याल में, उनमें से 3 बिलियन को निकाल के बाकी जो चाइना का रोल ओवर आपको देना है, सिर्फ 3 बिलियन आपके पास रहते हैं। और नाइजीरिया का आप देख लें, नाइजीरिया, मैं हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं कर रहा, नाइजीरिया का 35 बिलियन है। नाइजीरिया का, पाकिस्तान का। तो दिस इज द डिफरेंस। थैंक यू रबा। थैंक यू सो मच बिलाल साहब, और जैन आपके वक्त का भी शुक्रिया, आप दोनों ने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू।